जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का काव्य खंड का 9वां अध्याय, जिसमें हम लोग गजानंद माधव मुक्ति बोध जी का जो रचना है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पूर्व उनके जीवन पर हम लोग थोड़ा प्रकाश डालते हैं और आखिर उनकी जीवन की क्या यात्रा रही है और उनकी रचना कैसी है, उनका जीवन में किस तरह के संघर्ष रहे हैं, उनका जीवन कैसा था, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयत्न करें। जन्म 13 नवंबर 1917 में हुआ है। निधन 11 सितंबर 1964 में और जन्म स्थान श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। माता पिता पार्वती बाई एवं माधवराज मुक्तिबोध। शिक्षा उज्जैन विदिशा, देखिए थोड़ा सा इसमें दिखने में होगा हम अजमारा क्या है अजमारा सरदारपुर आदि स्थानों पर प्रारंभिक शिक्षा 1930 में उज्जैन के माधव कॉलेज में। ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा में असफल, मिडिल जो परीक्षा होता है ना उसमें असफल रहे हैं। पुनः 1931 में सफलता प्राप्त। 1935 में माधव कॉलेज में इंटरमीडिएट मैट्रिक में सब फेल हो गए थे, बात समझ ना। 1937 में इंदौर के होलकर कॉलेज से बीए में असफल, बीए में भी असफल, समझ ना। पुनः 1938 में सफलता प्राप्त। 1953 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किए हुए हैं, समझ ना। मैट्रिक में भी फेल हो गए थे उस समय, समझ ना। सब असफलता को कि वो का सामना करते हुए आगे बढ़े हैं। इनका जो समझ मैट्रिक में ही फर्स्ट में मतलब ये फेल हो गए थे, मतलब परीक्षा में। इनकी जो वृत्ति है 20 वर्ष की छोटी उम्र में वड़नगर मिडिल स्कूल में से मास्टरी आरंभ। तत्पश्चात सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, बनारस, जबलपुर आदि स्थानों पर विभिन्न नौकरियां। मास्टरी से आयु सेना पत्रकारिता से पार्टी तक। 1948 में नागपुर आए। नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में पत्रकार के रूप में अक्टूबर 1948 से सितंबर 1965 तक रहे। फिर नागपुर में ही रेडियो के हिंदी प्रादेशिक सूचना विभाग में अक्टूबर 1954 से अक्टूबर 1956 तक रहे। 1956 में ही नागपुर से निकलने वाले पत्र नया खून का संपादन 1958 में नया खून से मुक्त हो गए। अंततः 1958 से दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में प्राध्यापक। अभिरुचि इनका था भैया अध्ययन, अध्यापन, लेखन, पत्रकारिता, राजनीति की अनियमित व्यस्तता के बीच। कृत्य तार सप्तक के एक कवि। चांद का मुंह टेढ़ा। भैया 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 नहीं दिख रहा होगा, मैं तो भूल ही गया था कि आप लोग को भी मैं पढ़ा रहा हूँ। चल, मुझको इस बात की खबर ही नहीं कि आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ। हम लोग साथ पढ़ रहे हैं। चलिए, अभिरुचि अभिरुचि था कि वृत्ति था ना 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 वृत्ति अपराध है। चलिए, अभिरुचि। अध्ययन, अध्यापन, लेखन, पत्रकारिता, राजनीति की अनियमित व्यस्तता के बीच। कृत्य तार सप्तक के कवि। चांद का मुंह टेढ़ा है। भूरी भूरी खाक धूल। कविता संग्रह काठ का सपना। विपात्र, सतह से उठता आदमी कथा साहित्य है। कामयानी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सुंदर शास्त्र, जिसका नया संस्करण अब कुछ परिवर्तित रूप में आखिर रचना के नाम से प्रकाशित। समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, आलोचना तथा भारत इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास से मुक्तिबोध रचनावली 6 खंडों में नेमीचंद्र जैन के संपादन में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित।
गजानन मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध 20वीं सदी के उत्तरार्ध के हिंदी के प्रमुख कवि, चिंतक, आलोचक और कथाकार हैं। उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, किंतु वे मराठी थे। हिंदी साहित्य में उनका उदय प्रयोगवाद के एक कवि के रूप में हुआ था। अज्ञे के द्वारा संपादित तार सप्तक के एक कवि के रूप में वे सामने आए थे, किंतु शीघ्र ही अपने कठिन जीवन तथा रचना संघर्ष के कारण उन्होंने अपना पथ अलग और स्वतंत्र कर लिया। वे अपने रचनात्मक जीवन में युग की दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं, अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद के संसर्ग में आए और विकट वैचारिक एवं रचनात्मक संघर्षों की प्रक्रिया से गुजरते हुए एक सच्चे मार्क्सवादी बनकर निखरे। यह सच है कि कोई भी जागरूक सत्तावेशी एवं जीवंत लेखक अपने समय की प्रमुख विचारधाराओं और भावधाराओं के से विलय या तटस्थ नहीं रह पाता, और मुक्तिबोध भी इसके अपवाद नहीं थे, किंतु वे अपनी प्राकृतिक और संवेदना से ही अथक सत्यान्वेषी ज्ञान पिपासु तथा साहसी खोजी थे। उनकी प्राकृतिक और संवेदना ही उन्हें उक्त विचारधाराओं के निकट ले गई थी। उनमें बौद्धिक और नैतिक पराक्रम कूट कूट कर भरा हुआ था। कूट कूट कर नहीं, कूट कूट कर, भैया समझे ना। अर्थ का अनर्थ न बना दीजिए। स्वभावतः इन विचार दर्शनों के आगे उन्होंने तुरंत घुटने नहीं टेक दिए, अपनी गर्दन नहीं डाल दी। उनसे अपने प्रश्नों और आपत्तियों के साथ अनवरत संघर्ष किया और इस संघर्ष के बाद मार्क्सवाद को अपनी अवस्था के रूप में उपार्जित किया। यही कारण है कि उनके साहित्य में कोई विचारधारा या दर्शन नीरा अनुवादित नहीं दिखता। वह कवि के अपने विचार दर्शन, जिसका उसने ज्ञान, अनुभव और संवेदन के द्वारा अपने ढंग से विकास किया हो, की तरह प्रतीत होता है। मुक्तिबोध के जीवन और साहित्य में कोई फाक नहीं दिखाई पड़ती। उनका जीवन और साहित्य दोनों अक्ष बर अक्ष और एक दिखाई पड़ते हैं। स्वभावतः जीवन मूल्य और रचना मूल्य भी एक हैं। मुक्तिबोध ने अपने जीवन से ही रचना की कीमत चुकाई। इस लिहाज से उनकी तुलना के लिए हिंदी में एक ही कवि हैं, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, समझे ना। मुक्तिबोध निराला की तरह अपनी पीढ़ी के महान क्रांतिकारी कवि हैं। उन्होंने कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, शायरी, आलोचना और एक उपन्यास भी लिखा, किंतु ये सभी साहित्य रूप में और विद्याएं अपनी परंपरागत ढांचे का अतिक्रमण करती है। अतिक्रमण मुक्तिबोध के विलक्षण अनुभव और कथ्य के कारण हुआ है। उनका अध्ययन, सर्वेक्षण, पर्यवेक्षण, अनुभव, संवेदन और यथार्थ बोध असाधारण और अद्वितीय है। ये यथार्थ की सुपरिचित चालू सतह को अपनी प्रखर रचनात्मक अंतर्दृष्टि से भेद कर एक ऐसी समग्रता में जकड़ते हैं कि पाठक हतप्रभ रह जाता है। यही कारण है कि उनकी दृष्टि तथ्य के वर्तमान तक ही सीमित न रहकर उनके अदृष्ट अतीत और अलक्ष्य भविष्य तक भी पहुंचती है। समझे ना। चलिए, ये थोड़ा सा उनकी रचना है, उनके जीवन से जुड़ा हुआ है ना। इस देखिए, इससे प्रश्न उतना नहीं बनता है। कुछ जीवन उनके बारे में, कुछ रचना के बारे में पूछ ले तो पूछ लिया वैकल्पिक प्रश्न में, समझ ना। उसके बाद थोड़ा सा अपने जानकारी के लिए, समझ ना, पढ़ लीजिए इच्छा हो तो। यहाँ उनकी एक अपेक्षाकृत आरंभिक मैं भी कुछ पढ़ने में थोड़ा सा
हिचकिचा जाता हूँ। आरंभिक दौर की ऐसी कविता दी जा रही है जो कथ्य और संप्रेषण की दृष्टि से कम जटिल और सुगम है। उन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है। यह कविता तुलनात्मक रूप से कम लंबी है। इस कविता में कवि की दृष्टि और संवेदना वैश्विक और सार्वभौम दिखाई पड़ती है। कवि पीड़ित और संघर्षशील जनता का जो अपने मनोवांछित अधिकारों के लिए कर्मठा है चित्र प्रस्तुत करता है। यह जनता दुनिया के तमाम देशों में संघर्ष है और अपने कर्म और श्रम के से न्याय, शांति, बंधुत्व की दिशा में प्रयासरत है। कवि इस जनता में एक अंतर्वर्ती एकता देखता है और इस एकता को कविता का कथ्य बनाकर संघर्षकारी संकल्प में प्रेरणा और उत्साह का संचार करता है। चलिए शमशेर जी क्या लिखते हैं मुक्ति बोध के लिए, उनको थोड़ा सा जान लिया जाए। जमाने भर का कोई इस कदर अपना ना हो जाए कि अपनी जिंदगी खुद आपको बेगाना हो जाए। समझ ना, चमन खिलता था, तू खिलता था और वे खिलना कैसा था कि जैसे हर कली से दर्द का याराना दोस्ताना न हो जाए। इधर मैं हूँ अजल तू बीच में क्या है, फकत एक नाम है यह नाम भी धोखा ना हो जाए। इस शमशेर जी अपने मुक्ति बोध के लिए लिखते हैं। इनकी रचना एक शायर के रूप में भी ये जानते हैं। समझ ना, तो इनकी जो रचना है जन जन का चेहरा एक, समझ ना, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे अगले क्लास में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।